नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई यात्रा वृतांत, जिसका शीर्षक है लहासा की ओर। इस यात्रा वृतांत में लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखक ने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर से जाने वाले कठिन रास्तों का वर्णन लेखक ने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस यात्रा वृतांत को समझते हैं। जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था, तब नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यावसायिक रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्दशाग्रस्त क्षेत्र के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना निवास स्थान बना लिया है, वहां पर कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही वीरान एक चीनी किला था। लेखक वहां पर चाय पीने के लिए ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत मुश्किलें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां पर जाति पाति और छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही वहां की औरतें पर्दा करती है। वहां पर लोग निम्न श्रेणी के भिखमंगे को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते। चाहे आप वहां बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो, तब भी घर की बहू या सास को आप अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। अगर आप उन्हें मक्खन और सोडा नमक देंगे तो वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग जैसा बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि आप बैठक की जगह चूल्हे से दूर पर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। लेखक आगे बताता है कि वीरान चीनी किले से जब वह चलने लगा तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, तो लेखक और उसके मित्र सुमती ने दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन लेखक और उसके मित्र सुमती थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ पर सुमती के जान पहचान के लोग थे और भिखमंगे के वेश में रहने पर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद लेखक और सुमती इसी रास्ते से लौटे थे और इस बार वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेकिन उस वक्त किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी और इस कारण उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मानसिकता पर भी निर्भर है। खास तौर पर शाम के वक्त छांग पीकर बहुत ही कम लोग अपने होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब उन्हें सबसे भयानक डांडा थोंगला पार करना था। डांडे, जो कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव देहात नहीं होता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन सुनसान इलाकों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। वहां ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहां पर डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। और हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। यदि डाकू किसी को जान से ना मारे तो उन्हें खुद अपने प्राणों का खतरा है। इसके बाद गांव में लेखक को पता चला कि पिछले ही साल थोंगला के आसपास खून हो गया। शायद लेखक खून की उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि वे भिखमंगे के वेश में थे। वे जहां कहीं वैसी सूरत देखते थे तो वे कहते थे कि टोपी उतार, जीव निकाल और कूची कूची, मतलब दया दया 1 पैसा, यह कहते हुए भीख मांगने लगते थे। पहाड़ की चढ़ाई काफी ऊंची थी। आखिर लेखक अपने पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। फिर लेखक ने सुमती से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, ताकि सामान भी रख लेंगे और ऊपर की ओर चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन लेखक और उसके मित्र सुमती दोनों ही घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। फिर डांडे से पहले उन्होंने एक जगह पर चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। वे समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। उनके दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफेद शिखर चले गए थे। टीले के आकार जैसे
ऊंचे स्थान की ओर दिखने वाले पहाड़ पर ना तो बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत ही कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो कि पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब उन्हें बराबर ढलान पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई उतनी मुश्किल नहीं थी। लेखक के साथ एक दो और घोड़े पर सवार साथी चल रहे थे। तभी लेखक का घोड़ा थोड़ा धीमे चलने लगा। फिर लेखक ने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ही वह ऐसा कर रहा है। फिर धीरे धीरे वह घोड़ा बहुत पीछे छूट गया और लेखक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक डॉन क्विक्सोट की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था और यह पता भी नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब लेखक उस घोड़े पर जोर देने लगता था तो वह और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे और लेखक बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील चला गया। फिर आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने तरफ था। शाम 4-5 बजे के करीब जब लेखक गांव से मील भर पर था तो वहां पर सुमति लेखक का इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। फिर उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। फिर लेखक ने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह शांत भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा एक टापू जैसा था, जिसमें दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के अंदर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कई सारे यजमान थे। कपड़े की पतली पतली फाड़ी हुई बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए हुए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। सुमति वहां पर अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। फिर लेखक ने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। इसके बाद लेखक ने सुमति से कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ। लहासा पहुंचकर इसके बदले मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। फिर सुमति ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन लेखक और उसके मित्र ने भारवाहक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर लेखक ने सोचा कि अगर सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा रहता। अब तो 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत बड़ी मालूम होती है। हालांकि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाती है। दोपहर 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने पर सिर धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा ठंड के मारे बर्फ जैसा प्रतीत हो रहा है। फिर लेखक और उसके मित्र सुमति ने अपनी पीठ पर सामान लादी, हाथ में डंडा लिया और फिर चल पड़े। हालांकि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए वह उनसे मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा बौद्ध मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए उन्हें मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो कि जागीर के लोगों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुनम से बड़े ही भद्र पुरुष थे। वह काफी प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त लेखक का भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी और लेखक का आसन भी वहीं लगा। वहां पर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। इसके बाद सुमति ने आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। उस समय लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। फिर सुमति दूसरे दिन अपने यजमानों से मिलने चला गया। लेखक ने सोचा कि शायद सुमति को वहां से लौटने में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर बाद चला आया। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। इसके बाद लेखक और उसके मित्र सुमति ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा होकर चल पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं
और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।